हेलो एवरीवन। कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें जेल की हवा खिलवा सकती हैं। जी हाँ, अगर आप 498 दहेज उत्पीड़न का कोई भी केस आपके खिलाफ़ होने वाला है या फिर आपके खिलाफ़ कोई केस चल रहा है तो आप उसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, बल्कि आप सावधान हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें हमको जेल जाने की ज़रूरत नहीं होती है उस केस में भी हम जेल चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही केस है 498 यानी कि दहेज उत्पीड़न का। अमूमन इस तरह के केस आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506 के तहत दर्ज होते हैं, जिसमें पत्नी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उसके ससुरालियों ने उससे दहेज की डिमांड की, दहेज उत्पीड़न हुआ, उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जैसी आरोप लगाए जाते हैं ससुराली जनों पे। तो ये तो ठीक है। ऐसे मामले में देखा जाता है कि जनरली होता ये है कि घर वालों की तो जमानत हो जाती है और जो पति है में भी हो सकता है कभी कभी उसकी ज़मानत ऑन स्पॉट हो जाए, क्योंकि गैर ज़मानती धारा है तो कभी कभी होता है कि उसे 1-2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़े। आफ्टर दैट उनकी ज़मानत हो जाती है, बाद में वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़रा सी लापरवाही या जो हम जानबूझ कर के गलतियाँ कर देते हैं या फिर अनजाने में जो हमसे गलतियाँ होती हैं उनका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही मैं आपको एक बात बता दूं कि एक केस था जिसमें चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी लड़का पक्ष कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, उसने अपनी ज़मानत नहीं कराई। सारे वारंट सबकी तामील हो चुके थे, तो फिर कोर्ट ने गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया और गैर ज़मानती वारंट पे पुलिस ने एक समय पर जब पुलिस गई तो उनको गिरफ़्तार किया, ठीक है, रात में जा कर के, और कोर्ट में प्रस्तुत किया और फिर उनको सबको जेल भेज दिया। अब समझ लीजिए इसमें एक बड़ी लापरवाही है। उनको करना ये चाहिए था कि वो उनको अपनी ज़मानत करानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़मानत नहीं कराई, वो इंतज़ार करते रहे कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, अपने आप केस ख़त्म हो जाएगा, या आपने कोई गलती नहीं की है तो हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने पत्नी को सताया नहीं है, हमने दहेज नहीं मांगा है, अगर पत्नी ने केस किया है तो ठीक है, वही देखे, हम क्यों जाएँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो उसको आपको खंडन करना पड़ेगा, और खंडन करने के लिए आपको उसी स्टेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आप पर आरोप लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको पर कोई केस किया गया है तो आपको भी कोर्ट आकर के ही अपनी ज़मानत करा के ही उसका खंडन करना पड़ेगा। उसका एक कानूनी प्रोसेस है। आप सिर्फ ये घर बैठे सोच लेंगे कि नहीं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है इसलिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। ऐसे आपने कई मैटर्स देखे होंगे, कई ऐसे केस देखे होंगे दहेज उत्पीड़न के, जिसमें आपने देखा होगा कि पति के साथ साथ उसके सारे घर वाले ही जेल के अंदर हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, और ये सिर्फ गलतियों के कारण होता है। वैसे तो दहेज का केस एक गैर ज़मानती केस है, लेकिन घर वालों को ज़मानत मिलती है, लेकिन अगर आप ज़मानत कराएंगे ही नहीं, आप कोर्ट जाएंगे ही नहीं, तो फिर तो आप एक मुसीबत को दावा दे रहे हैं। और जब कोर्ट NPW जारी करके जब आपकी गिरफ्तारी करेगा तो भाई वो सबको जेल में भेजेगा। तो बात करते हैं फिर क्या है तरीका, कैसे बच सकते हैं और कैसे सही तरीके से इस तरह के केसों से डील कर सकते हैं। तो देखो, तरीका कुछ ऐसा है कि अगर कोर्ट में चार्जशीट आपके खिलाफ़ लग चुकी है, ठीक है, तो आपको करना ये है, और अगर मान लीजिए कि आपको सम्मन गए हैं या फिर आपके खिलाफ़ वारंट जारी हो गए हैं, सम्मन अगर चल रहे हैं तो आप कोर्ट में हाजिर होइए, अपनी ज़मानत कराइए, उसका भी मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपके BW या फिर NPW वारंट हैं तो यहाँ पर क्या है कि NPW के मामले में तो पुलिस आपको कभी भी गिरफ़्तार कर सकती है, कोर्ट का आदेश होता है उसके साथ में। तो उस मामले में क्या है कि जो भी FIR है तो उसमें FIR में जिसमें रोल सबसे कम हो, मान लीजिए कि 4-5 लोगों को उसने मुलजिम बनाया है पत्नी ने, तो उस FIR के अकॉर्डिंग ये देखें कि सबसे कम रोल किसका दिखाया है, या फिर उन लोगों की पहले ज़मानत कराएं जो लोग जैसे कि पेरेंट्स हैं, देवर हो गया, ननद हो गई, ठीक है। तो क्योंकि जो दहेज का केस है वो ज़्यादातर देखा जाता है पति पे फोकस करता है, ठीक है, उसका टारगेट पति होता है, ठीक है, क्योंकि पति की ही जिम्मेदारी होती है उसके पत्नी की भरण पोषण की, और तमाम जिम्मेदारियां पति की होती हैं, घर वालों की नहीं होती, देवर की नहीं होती, ननद की नहीं होती। तो इस मामले में सबसे बाद में पति अपनी ज़मानत कराए, सबसे पहले जो भी घर वाले हैं उनको अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहिए।
ज़मानत हो जाएगी। आई मीन वैसे तो ये गैर ज़मानती धारा है 498, लेकिन ऐसे मामले में घर वालों को ज़मानत दे दी जाती है और सबसे बाद में पति अप्लाई करता है। तो मे भी हो सकता है कि पति को वैसे तो ऑन स्पॉट ज़मानत कभी कभी मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है, गैर ज़मानती धारा है, तो इस मामले में 1-2 दिन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कोर्ट उस चीज़ को कैसे देखता है और कोर्ट को प्रथम दृष्टि से वो केस कैसा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला करता है कि इसमें आपको ज़मानत मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए। परिवार को ज़मानत मिल जाती है, लेकिन घर पति को उसके लिए वो 1-2 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है उसे, उसके बाद वो ज़मानत अपनी करा सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी पति पक्ष जो भी आरोपी है, दहेज उत्पीड़न का केस का आरोप जिस पर लगा है, जब वो अपनी ज़मानत के लिए आता है, वकील को हायर करता है, तो वकील क्या करता है, सबकी एक साथ में ज़मानत भर देता है, एक साथ में ही सबको कोर्ट में सरेंडर करके बेल की अर्जी तक लगाता है। तो कोर्ट तो इंडिविजुअल ऑर्डर करता नहीं है, वैसे चाहे तो वो एक इंडिविजुअल ऑर्डर भी कर सकता है, कोर्ट तो एक समान ऑर्डर करता है। तो पति को उसको जेल भेजना है कम से कम, क्योंकि गैर ज़मानती धारा है, उसको अधिकार है। वैसे चाहे तो वो ऑन स्पॉट खड़े खड़े ज़मानत भी दे सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उस मामले में वो किसी के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं करेगा कि नहीं इनको हम आउट कर रहे हैं और इनको हम जेल के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, इनकी ज़मानत हम अर्जी खारिज कर रहे हैं। तो एक समान ऑर्डर होता है। तो उस मामले में क्या है, अगर ज़मानत अर्जी खारिज होती है तो उस मामले में जो भी सब लोगों की ज़मानत हुई है, सारे लोग कोर्ट में सरेंडर हैं, सब कुछ जेल में भेज दिया जाता है। फालतू में ये सारा कुछ हो जाता है, सिर्फ एक तरह से अज्ञानता की वजह से, कम समझी की वजह से, ठीक है, प्रॉपर जानकारी न होने की वजह से ऐसा कर देते हैं। हमेशा अगर कोई दहेज का केस है तो सबसे पहले देवर है, ननंद है, पेरेंट्स हैं, इनको अपनी ज़मानत करानी चाहिए, या फिर अगर कोई रिश्तेदार वगैरह है उसका नाम ले दिया है तो वो अपना बचाव करे, वो पहले अपनी ज़मानत कराए, सबसे लास्ट में पति की ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक समय में एक साथ ज़मानत के लिए अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसमें आपको जेल की सज़ा, मतलब जेल में आपको जाना पड़ सकता है, भले ही आप 1 या 2 दिन के लिए जाएं। तो ये गलती हम कभी ना करें। अगर कोई दहेज उत्पीड़न का केस होता है तो सबसे पहले घर वालों की, मतलब कोई रिश्तेदार है उसकी ज़मानत कराएं, नहीं तो घर वालों की ज़मानत कराएं और सबसे लास्ट में पति अपनी ज़मानत कराएं। अगर कोई वारंट वगैरह है तो उस मामले में भी सबसे पहले अगर कोई रिश्तेदार कोई आरोपी है इस तरह के केस में, तो उसको अपनी कोर्ट में सरेंडर करके अपनी ज़मानत करानी चाहिए। उसके बाद जो भी उसके पेरेंट्स हैं, ननद है और देवर है, उनको बेल एप्लीकेशन डालनी चाहिए और अपनी ज़मानत करानी चाहिए। सबसे लास्ट में, आई मीन किसी और तारीख में, पति अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप साथ में कंबाइंड होकर के कोर्ट में सरेंडर करेंगे तो कोर्ट चाहे तो आपको जेल भेज सकता है और इसमें सभी लोग जेल चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई वारंट जमानत कराने के बाद कोई भी वारंट जारी हो जाता है तो उस मामले में भी आप अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार ना करें। उस मामले में भी जो भी घर वाले हैं, ठीक है, जो पति के अलावा जो भी और लोग हैं, उनको पहले वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन देना चाहिए। उनका वारंट रिकॉल हो जाता है, नहीं होता है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वारंट रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वारंट रिकॉल हो रहा है तो फिर आप दूसरी तीसरी तारीख में और लोगों की वारंट भी जो है रिकॉल करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने अगर वारंट रिकॉल नहीं किया, कोई भी रिश्तेदार का वारंट जारी हुआ है, ज़मानत वो करा चुका है, लेकिन उसका रिकॉल नहीं किया, जेल भेज दिया, तो आपको पता तो चल जाएगा कम से कम कि ये जेल जा रहा है। मतलब कि अब उस मामले में किसी को भी आप वारंट रिकॉल के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उसका वारंट रिकॉल नहीं होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी ज़मानत करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सारे लोग एक साथ में जा कर के किसी भी तारीख को वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन दे देंगे तो उस मामले में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोर्ट आपके वारंट को रिकॉल नहीं करता है तो उस मामले में क्या है, सबको जेल भेज देगा, आपकी जो वारंट रिकॉल की अर्जी है उसको खारिज कर देगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर कौन देखेगा, कौन आपको जेल से बाहर निकालेगा, कौन जमानती अरेंज करेगा। तो बेहतर है कि एक एक करके जो है आप जो है वारंट रिकॉल कराएं। तो इस तरह से अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आप सही तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।